हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने एग्जाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। एग्जाम में बस कुछ दिन ही बाकी रह गए हैं, यानी कि 15 दिन। 1 जनवरी से एग्जाम है। आप अपने डेट शीट का वेट करिए कि आपका डेट शीट कब आता है और आपके एग्जाम की तारीख कब होता है। उस अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। रिविजन्स करनी बहुत ज़रूरी है। क्विक रिवीजन करने के लिए मैं यहाँ पे आपके साथ जुड़ा हूँ, जहाँ पे मैं आपको हर एक टॉपिक का क्विक रिवीजन कराऊंगा आज से लेके एग्जाम तक। So it is going to be very, very effective and very, very helpful for all of you who are preparing for the NET exam for December 2024 cycle. Now, एग्जाम की तैयारी, रिवीजन, एवरीथिंग इज फाइन, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू बी वेरी टेकिंग केयर ऑफ, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। यू हैव टू मेंटेन अ गुड मेंटल हेल्थ। ज़्यादा लोड नहीं लेना है, ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, और बहुत ही कामनेस के साथ और बहुत ही रिलैक्सेशन तरीके के साथ आपको तैयारी करनी है, क्योंकि पढ़ाई तो आपने कर ही रखी है 6 महीने में। अब आपको सिर्फ रिवीजन करना है। जिन्होंने नहीं कर रखी है 6 महीने में पढ़ाई, उनके लिए थोड़ा प्रेशर हो सकता है, पर ज्यादा प्रेशर लो मत, ये मैं कहूंगा आप लोगों से। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का जो सेशन है वो टीचिंग एप्टीट्यूड पे ही है। जैसे कि हम जानते हैं कि हायर एजुकेशन हमने कंप्लीट किया, अब हम टीचिंग एप्टीट्यूड की तरफ आए हैं, और टीचिंग एप्टीट्यूड में हम पर्टिकुलरली कुछ कुछ टॉपिक्स उठा के हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। कल मैंने लर्निंग थ्योरीज करा दिए थे आप लोगों को, सारे थ्योरीज मैंने आपको बता दिए, सारे इंपॉर्टेंट थ्योरीज। आज मैं आप लोग को टाइप ऑफ लर्नर्स के बारे में बताऊंगा कि लर्नर्स कितने तरह के होते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, जहाँ पे ब्लेंडेड क्वेश्चंस आपको बहुत मिलते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस कम मिलेंगे, दूसरे टॉपिक के साथ ब्लेंड करके क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाएगा, या तो स्टोरी बेस्ड सवाल पूछे जाएंगे। एक स्टोरी के फॉर्मेट में दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा। स्टेटमेंट बेस्ड सवाल, असर्शन रीजनिंग टाइप के सवाल, मैच द फॉलोइंग टाइप के सवाल बन सकते हैं यहाँ से। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना है, इसको ध्यान से रिवीजन करना है। और उससे पहले जो चीज़ आप लोग को बहुत ही एहतियात बरतने के साथ करना है, वो ये कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़े। रीडिंग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर सेक्शन में। क्वेश्चन अच्छे से पढ़े। नॉट कहीं कहीं लिखा रहता है, कहीं कहीं नॉट नहीं लिखा रहता है, वो बहुत जरूरी हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइप ऑफ लर्नर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। टाइप ऑफ लर्नर्स आज का सेक्शन है। कितने टाइप के लर्नर्स होते हैं, तो देखिए, अगर मेजरली क्लासिफाई करें तो कुछ चार एक तरीके के लर्नर्स होते हैं। ओके, और अलग अलग बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं। जैसे एक क्राइटेरिया जो है वो है पर्सनल और सोशल एट्रीब्यूट, कि लर्नर का जो एट्रीब्यूट है, लर्नर का जो नेचर है, पर्सनल नेचर, या जिस समाज से वो लर्नर निकल के आता है, वो कैसा है। इसमें एज और मैच्योरिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कि जो लर्नर है उसकी एज क्या है और उसकी मैच्योरिटी क्या है। अगर लर्नर की एज 18 साल के ऊपर है, यानी अडल्ट लर्नर है, तो उसका सीखने का तरीका थोड़ा अलग होगा, उस वक्त उस व्यक्ति के सीखने का तरीका थोड़ा अलग होगा। और वहीं अगर बच्चा 5 साल का है, यानी कि वो बच्चा है, उसकी मैच्योरिटी कम है, तो उसको सिखाने का तरीका या उसको उसके अंदर सीखने का जो फॉर्म है वो थोड़ा अलग होगा। ओके, मोटिवेशन एंड एटीट्यूड टुवर्ड सब्जेक्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, उस सब्जेक्ट के लिए आपका मोटिवेशन या आपका जो एटीट्यूड वो कैसा है। आपको सब्जेक्ट पसंद है भी कि नहीं। जैसे आप सब यूजीसी नेट को लेके बहुत सीरियस हो, तो आपका यूजीसी नेट को लेके जो मोटिवेशन है और जो एटीट्यूड है वो ऑफ कोर्स अच्छा ही होगा, राइट। पर अगर मैं आपको चाइनीज पढ़ाने लगूँ, तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं उनमें चाइनीज किसी को नहीं आता, तो ऑफ कोर्स आपका मोटिवेशन और आपका एटीट्यूड उसमें पॉजिटिव नहीं होगा। तो चीजें समझ में तभी आएंगी जब हमें वो इंटरेस्टिंग लगेंगी, ठीक है। एक्सपेक्टेशन, आप जब पढ़ रहे हो तो उससे आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, आप किस लिए पढ़ रहे हो। आप ज्ञान अर्जित करने के लिए पढ़ना चाहते हो या आप एग्जाम में पास करने के लिए पढ़ना चाहते हो। दोनों में से गलत कुछ नहीं है। ये मत समझिए कि एग्जाम में पास करने के लिए पढ़ना गलत होता है, नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है। बहुत सारे लोग पढ़ते हैं और हम एक ऑब्जेक्टिव के साथ ही पढ़ते हैं। तो एक्सपेक्टेशन क्या है आपको उस लर्निंग से, उस पर भी डिपेंड करता है कि आप किस तरह के लर्नर होगे। स्पेशल टैलेंट अगर कुछ है, कि अगर कुछ है आप में, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और मैकेनिकल डेक्सटेरिटी, मैकेनिकल अप्रोच आपका कैसा है पढ़ाई को लेके, तो ये पर्सनल और सोशल एट्रीब्यूट है, इसके आधार पे हम लर्नर्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। ओके, इसके बाद जो टाइप के लर्नर्स होते हैं वो होते हैं फील्ड डिपेंडेंट वर्सेस फील्ड इंडिपेंडेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फील्ड डिपेंडेंट वर्सेस फील्ड इंडिपेंडेंट। ये दो तरह के लर्नर्स होते हैं, एक फील्ड डिपेंडेंट होते हैं और एक फील्ड इंडिपेंडेंट होते हैं। फील्ड इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, ये वैस ये वैसे लर्नर्स होते हैं जो टीचर पे कम रिलाई करते हैं, जो खुद से चीजें करना ज्यादा पसंद करते हैं, टीचर पे रिलाई नहीं करते।
वो खुद से अपनी पढ़ाई करेंगे, रिसर्च करेंगे, गूगल करेंगे, अपने नोट्स खुद बनाएंगे, उसको खुद रिवाइज करेंगे, उसको खुद स्पेकुलेट करेंगे, खुद मॉक टेस्ट देंगे, उसको खुद इवैल्यूएट करेंगे। तो ये लर्नर्स इंडिपेंडेंट होते हैं, फील्ड इंडिपेंडेंट। फील्ड डिपेंडेंट लर्नर्स वो होते हैं जो टीम में अच्छा काम कर सकते हैं, जो टीचर्स के निगरानी में अच्छा काम कर सकते हैं। वो फील्ड डिपेंडेंट लर्नर्स होते हैं। अगेन, अच्छा बुरा उस पर मत जाइए कि कौन अच्छे हैं कौन बुरे हैं। दो तरह के होते हैं, बस इसको ध्यान में रखिए। उसके बाद फील्ड इंडिपेंडेंट जो होते हैं वो एनालिटिकली ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, चीजों को एनालाइज करना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट होते हैं, वो खुद से करना पसंद कर रहे हैं, इसलिए वो एनालाइज करते हैं चीजों को। जबकि जो अपने फील्ड डिपेंडेंट होते हैं वो ग्रुप में ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, रिलेशनशिप में ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। यानी कि अगर उनको टीचर के साथ बैठा दिया जाए, वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। जैसे एम्प्लॉयज भी होते हैं ना, जो मैनेजर के बातों के हिसाब से चलते हैं, उनका एक सर्टेन लेवल होता है काम करने का। और कुछ होते हैं जो मैनेजर के अकॉर्डिंग नहीं चलते, वो अपने दिमाग के अकॉर्डिंग चलते हैं। अगेन, अच्छा बुरा पे मत जाइए, ठीक है। इसके बाद जो तीसरा कैटेगरी है वो है रिफ्लेक्टिविटी एंड इम्पल्सिविटी। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वंस अगेन, रिफ्लेक्टिविटी एंड इम्पल्सिविटी। इस आधार पे भी आप लर्नर्स को क्लासिफाई कर सकते हैं, रिफ्लेक्टिविटी क्या होती है और इम्पल्सिविटी क्या होती है। तो देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम कहते हैं कंसेप्चुअल टेम्पो। क्या कहते हैं? कंसेप्चुअल टेम्पो। कहाँ लिखूं मैं? यहाँ लिखता हूँ, कंसेप्चुअल टेम्पो। इसका मतलब क्या है कंसेप्चुअल टेम्पो का? कंसेप्चुअल टेम्पो का मतलब होता है आपका रिस्पॉन्स का स्पीड कितना है। जैसे एग्जाम, सॉरी, क्लासरूम में अगर मान लो टीचर ने कुछ पूछा, और अगर आपको वो चीज़ पता है तो आपका रिस्पॉन्स तुरंत हाथ आपके खड़े हो जाते हैं। यानी आपका कंसेप्चुअल टेम्पो है वो, कि आप कितने जल्दी रिस्पॉन्ड कर रहे हो, स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स। अगर आप बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करते हो आंसर्स, क्वेश्चंस पे, क्वेश्चन सुना आपने रिस्पॉन्ड कर दिया, क्वेश्चन पूरा सुना भी नहीं आपने रिस्पॉन्ड कर दिया, तो आप इम्पल्सिव कहलाओगे। देन यू विल बी एन इम्पल्सिव लर्नर, यू विल बी इम्पल्सिव लर्नर। पर अगर आपने वक्त लिया रिस्पॉन्ड करने के लिए, आपने थोड़ा धीरे रिस्पॉन्ड किया, स्लोली रिस्पॉन्ड किया, पहले सोचा फिर रिस्पॉन्ड किया, तब आप रिफ्लेक्टिव लर्नर कहलाओगे। अब जो इम्पल्सिव लर्नर होते हैं उनके मिस्टेक्स के चांसेस ज्यादा होते हैं, मेक मिस्टेक, क्योंकि वो बहुत जल्दी डिसीजन ले रहे हैं, बहुत जल्दी इम्पल्सिवली रिएक्ट कर रहे हैं। तो गलत करने के चांसेस ज्यादा होंगे, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन को भी पूरा ढंग से नहीं पढ़ा, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है वो नहीं पढ़ा, तुरंत रिस्पॉन्ड कर दिया। और जो रिफ्लेक्टिव लर्नर्स होते हैं वो समय लेते हैं, तो मिस्टेक के चांसेस कम जाते हैं। नेट में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चंस आते हैं नेट में, उसमें लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ स्वयं प्रभा। नॉट लिखा है। आपने ऑप्शंस पढ़ा, आपने नॉट नहीं पढ़ा था, आपने ऑप्शंस देखा, आपने टिक लगा दिया, आपको मालूम पड़ा आपने गलती कर दी, बिकॉज यू रिएक्टेड इम्पल्सिवली, यू डिड नॉट रीड द क्वेश्चन केयरफुली। बट जो रिफ्लेक्टिव लर्नर्स हैं वो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद वो रिस्पॉन्ड करेंगे, ठीक है। तो आई होप रिफ्लेक्टिविटी और इम्पल्सिविटी का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्लासरूम बेस्ड लर्निंग, इसके आधार पर भी हम टाइप ऑफ लर्नर्स को डिफाइन कर सकते हैं। कुछ होते हैं विजुअल लर्नर्स। विजुअल लर्नर्स जिनको पिक्चर के थ्रू अगर कुछ समझाया जाए तो उनको अच्छा याद होता है। जैसे आप में से बहुत लोग होंगे जो यूट्यूब के थ्रू ही पढ़ना पसंद करते होंगे, इसलिए आप ये लेक्चर देख रहे हैं, राइट। यूट्यूब के थ्रू आपको चीजें ज्यादा अच्छी समझ में आती होंगी, क्योंकि वो विजुअल फॉर्मेट में भी है, वो वर्बल फॉर्मेट में भी है, इमेज फॉर्मेट में भी है। तो इससे मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि अगर आपको यूट्यूब के थ्रू पढ़ाई अच्छी लगती है, अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगता है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन को हिट करें और कमेंट करें। दोस्तों तक शेयर तो जरूर करें, क्योंकि इस चैनल को बनाने का जो उद्देश्य है, वीडियो को बनाने का जो उद्देश्य है कि लोगों तक पहुंचे, और लोगों तक पहुंचेगी तभी इसका कोई मकसद पूरा हो पाएगा। ओके। तो प्लीज इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो यूजीसी नेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, या जिनको किसी भी थ्रू इस वीडियो की जरूरत है। और यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है वो इसी बेसिस पे काम करता है। अगर आप इस पे लाइक कमेंट शेयर करोगे, इसको एंड तक देखोगे, तभी ये दूसरे लोगों के फीड पे रिकमेंड होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक होता है मोटर लर्नर। मोटर लर्नर क्या होते हैं? मोटर लर्नर यानी कि जो जो स्टिमुलस से रिस्पॉन्ड करते हैं, स्टिमुलस से लड़ते हैं, जैसे किनेस्थेटिक हो गए, मैकेनिकल हो गए। कुछ लर्नर मैकेनिकल लर्नर होते हैं, जैसे मैथमेटिक्स में स्पेशली समझ में नहीं आता बहुत लोगों को, पर उनको पता है कि इसके बाद ये स्टेप करना है, ये स्टेप करना है, ये स्टेप करना है, ये स्टेप करना है, और आंसर निकल आएगा। और एक किनेस्थेटिक होते हैं जो इसके अपोजिट होते हैं। इसके अलावा ऑडिटरी लर्नर होते हैं। ऑडिटरी लर्नर जिनको सुन के समझ में ज्यादा अच्छा आता है, ऑरल एंड ओरल। ऑरल यानी सुनना, ओरल यानी बोलना। तो ऑरल एंड ओरल वाले कॉन्सेप्ट के लर्नर्स भी होते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते होंगे, आपके भी दोस्त होते होंगे जो पॉडकास्ट सुनते हैं।
अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपने ईयरफोन्स लगा लिया, हेडफोन्स लगा लिया, आप लेक्चर सुनते हुए जा रहे हो, उससे आपकी जो मेमोरी है वो ज्यादा अच्छा काम करती है। तो आप ऑडिटरी लर्नर्स हो गए, ठीक है। इसके बाद कुछ स्किल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे लिसनिंग स्किल्स और थिंकिंग स्किल्स। लिसनिंग स्किल्स क्या होती हैं? सुनने की शक्ति, सुनने का जो कला है, वो लिसनिंग स्किल्स होता है, जो बहुत बहुत जरूरी है। आज की तारीख में हर इंसान को बोलना है, सुनना किसी को नहीं है। और इसी वजह से रिश्ते खराब हो रहे हैं, आपका पर्सनल लाइफ खराब हो रहा है, क्योंकि आप सुनना नहीं चाहते, आप सिर्फ बोलना चाहते हो, आप वेंट आउट करना चाहते हो। इसकी भी अपनी रीजन है, क्योंकि हर इंसान अपने आप में इतना परेशान है कि वो चाहता है कि वो बोले और कोई सुने, पर वो ये नहीं समझता कि उसे भी सामने वाले की बातें सुननी चाहिए, राइट। तो लिसनिंग स्किल्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में एक एक चीज हुआ, वो इंस्टाग्राम पे मैंने देखा कि विक्रांत मासे बहुत फेमस एक्टर है, उन्होंने कुछ पोस्ट लिखा कि मैं करियर से ब्रेक लूंगा, अभी बहुत हो गया ऐसा वैसा। लोग घबरा गए, लोगों को लगा कि उन्होंने एक्टिंग छोड़ दी है। और उनके जो को एक्टर्स हैं, जिन्होंने 12th फिल्म में काम किया उनके साथ, और भी बहुत सारे एक्टर्स है, राशि खन्ना एंड ऑल, दे कमेंटेड देयर कि व्हाट, ये से कैसे हो गया, ऐसा क्यों हो गया, क्यों छोड़ दिया। मोस्ट ऑफ देम committed a mistake. They have not read the message carefully. रीड करना इज इक्विवेलेंट टू लिसनिंग, यानी कि ऑब्जर्व करना, अटेंशन टू डिटेल, वो नहीं दे रहे हैं लोग। उन्होंने लिखा था मैं ब्रेक ले रहा हूँ जब तक कि until the time deems correct, ऐसा उन्होंने कुछ लिखा था, जब तक कि वापस वक्त नहीं आता है कि मैं एक्टिंग करूँ। सो लोगों ने मिसरीड किया और एक केओस क्रिएट हो गया। तो गुड लिसनिंग, गुड ऑब्जर्वेशन, अटेंशन टू डिटेल, गुड रीडिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। रिश्ते खराब हो जाते हैं ऐसे में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लिसनिंग स्किल्स पे बात करें तो किस टाइप के लिसनर्स होते हैं? तो एक होती है एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग यानी कि जब आप किसी पर्पस से सुन रहे हो, यानी कि मान लो मोदी जी भाषण दे रहे हैं, या मोदी जी को छोड़ो, निर्मला सीतारमन जी बजट पढ़ रही है, जितने भी टैक्स पेयर्स है वो उनको सुन रहे हैं, पर वो एक पर्पस से सुन रहे हैं। पर्पस क्या है? कि यार ये टैक्स के बारे में क्या बोलेंगी, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में क्या बोलेंगी। सुन वो रहे हैं, पर वो बाकी चीजों को फिल्टर आउट कर रहे हैं, वो सिर्फ टैक्स के बारे में सुनना चाहते हैं, इसलिए वो पूरा सुन रहे हैं। सो दे आर लिसनिंग विथ अ पर्पस। इसको हम एक्टिव लिसनिंग कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हो जाती है एम्पैथिक लिसनिंग। एम्पैथिक लिसनिंग मतलब होता है कि अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द स्पीकर। जब आप स्पीकर को समझने के उद्देश्य से पढ़ रहे हैं, यानी कोई इंसान बोल रहा है और आप उसको समझना चाहते हैं कि वो क्या बोल रहा है। जैसे अगर आपका दोस्त वो थोड़ा परेशान है, वो आपको अपनी परेशानी बता रहा है और आप उसको सुन रहे हो इस मकसद से कि आप उसको समझ सको कि इसकी परेशानी क्या है, तो वो हो गई एम्पैथिक लिसनिंग। एक होती है इवैल्यूएटिव या क्रिटिकल लिसनिंग। इवैल्यूएटिव या फिर क्रिटिकल लिसनिंग, यहाँ पे आप एक्यूरेसी को, मीनिंग को और स्पीकर के मैसेज की यूटिलिटी को इवैल्यूएट करते हो। यानी कितना सही बोल रहा है ये व्यक्ति, कितना मीनिंगफुल बात कर रहा है, और इसकी बात का फायदा क्या है समाज को या मुझे पर्सनली, यूटिलिटी क्या है। स्पेशली जब कोई इन्फ्लुएंशियल इंसान कुछ बोलता है, तब हम उससे इवैल्यूएटिव या क्रिटिकल लिसनिंग करना चाहिए, हमें उस टाइप की लिसनिंग करनी चाहिए। एक जर्नलिस्ट की लिसनिंग इवैल्यूएटिव या क्रिटिकल लिसनिंग होती है, क्योंकि जर्नलिस्ट बातों को समझता है, बातों की सच्चाई की पुष्टता को मायने देता है, और उसमें मीनिंग निकालता है, और वो समझता है कि ये जो बोल रहा है व्यक्ति, इस व्यक्ति के बोलने का जो संदेश है या जो फायदा है वो समाज को पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। सो दैट्स इवैल्यूएटिव या क्रिटिकल लिसनिंग। इसके बाद एक होती है अप्रिशिएटिव लिसनिंग। लिसनिंग फॉर एंजॉयमेंट, यानी कि अगर आप कोई चीज सुन रहे हैं एंजॉयमेंट के लिए, फन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, तो उसे हम अप्रिशिएटिव लिसनिंग कहते हैं। जैसे हम स्टैंड अप कॉमेडी देखते हैं, उसे सुनते हैं, तो अक्सर हम उसे फन के लिए ही सुनते हैं, उससे कुछ खास मैसेज तो हम लेते नहीं है। जैसे आजकल लोग समय रैना को बहुत सुनते हैं, आजकल लोग बाकी जो कॉमेडियंस हैं उन्हें बहुत सुनते हैं, तो इट्स काइंड ऑफ अप्रिशिएटिव लर्निंग, ओके। इसके बाद थिंकिंग स्टाइल पे आते हैं। किस टाइप के थिंकिंग्स हो सकते हैं, कितने टाइप के थिंकर्स होते हैं? तो एक होता है रिफ्लेक्टिव थिंकर। रिफ्लेक्टिव थिंकर ये होते हैं जो रिफ्लेक्ट करते हैं किसी भी बात पे, यानी वो सवाल पूछते हैं, दे आस्क व्हाई। आप उनको कुछ भी बता दो, वो पूछेंगे क्यों। आप उनको बता दो कि बृहस्पतिवार को, थर्सडे को बाल नहीं काटना चाहिए, वो पूछेंगे क्यों नहीं काटना चाहिए, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं उस बात पे, उस पे वो लॉजिक निकाल रहे हैं। तो ऐसे लर्नर्स जो होते हैं या ऐसे थिंकर्स जो होते हैं, वो इंफॉर्मेशन को रिलेट करते हैं और उससे अपनी क्रिटिकल रीजनिंग निकालते हैं।
उसके बाद हो गए क्रिएटिव थिंकर। क्रिएटिव थिंकर यानी जो इंफॉर्मेशन के साथ खेलना जानते हैं, वो भी सवाल पूछते हैं क्यों, लेकिन वो अपने सॉल्यूशंस खुद क्रिएट करते हैं। दे आर वेरी क्रिएटिव पीपल। उसके बाद होते हैं प्रैक्टिकल थिंकर। प्रैक्टिकल थिंकर ऐसे होते हैं जो रिफ्लेक्ट तो नहीं करते, पर वो फैक्ट्स जरूर निकालते हैं कि ये इंसान जो कह रहा है, सामने वाला जो कह रहा है, उसको सुन के वो फैक्ट्स जरूर निकालते हैं कि जो कह रहा है सही कह रहा है कि नहीं कह रहा है। जैसे टीवी पे कोई बाबा आ गए और बाबा ने आके बोल दिया कि ऐसा 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 करो, ओके, मतलब उन्होंने कह दिया कि गौमूत्र पियो आपकी कैंसर ठीक हो जाएगी। तो प्रैक्टिकल थिंकर इसको सुन के बहुत ही वाहियात तरीके से रिएक्ट करेंगे, क्योंकि यार ये क्या बकवास कर रहा है, क्योंकि वो फैक्ट्स निकालते हैं ना। फैक्ट्स निकालेंगे कि गौमूत्र से कैंसर ठीक नहीं होता। तो वो प्रैक्टिकल थिंकर हो गए। ओके। उसके बाद होते हैं कंसेप्चुअल थिंकर। ये किसी भी नए इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन वो तभी एक्सेप्ट करते हैं जब वो देखते हैं कि इसमें कोई बड़ी ये है कि नहीं, क्या बोलते हैं, रीजन है कि नहीं एक्सेप्ट करने का। वो पूछते हैं ये कैसे हुआ, दे आस्क हाउ, एंड दे लर्न कॉन्सेप्ट, वो नए कॉन्सेप्ट सीखते हैं। तो दीज आर द टाइप ऑफ थिंकर्स विच वी हैव। तो आई होप आपको ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है, टाइप ऑफ लर्नर्स का, टाइप ऑफ थिंकर्स का और टाइप ऑफ लिसनर्स का, ये समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत डिटेलिंग में है ये चीजें, और क्वेश्चन किसी भी एक एस्पेक्ट से आपको पूछा जा सकता है। ठीक है। तो सारे टर्मिनोलॉजीज आपको याद होने चाहिए और सबका मतलब आपको बाकायदा याद होना चाहिए। ठीक है। अभी चलते हैं आगे और देखते हैं कि इसके आगे हमारे पास और क्या है। लेट्स मूव डाउन। नाउ वी हैव अडल्ट लर्नर्स। नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अडल्ट एंड एडोलेसेंट लर्नर्स, इस पे मैं बात करना चाहूंगा। अडल्ट लर्नर्स और एडोलेसेंट। अडल्ट यानी कि जो युवा लर्नर्स है, और एडोलेसेंट यानी कि जो किशोर लर्नर्स है। एडोलेसेंट यानी किशोर बच्चे, किशोर मतलब टीनेजर्स, जैसे 13 से 19 साल वाले। और अडल्ट मतलब जो युवा है, यानी जो आप जैसे लर्नर्स हैं, मैं जैसे लर्नर हूँ, हम युवा लर्नर्स हैं। तो मैल्कम नॉवेल्स बोल के एक बहुत ही विख्यात व्यक्ति थे। उन्होंने एडल्ट लर्नर्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताए कि एडल्ट लर्नर्स में कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं। ये ऑटोनोमस और सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, यानी कि आप इनको कुछ आदेश नहीं दे सकते, आप इनको डायरेक्ट नहीं कर सकते, ये खुद अपने आप को डायरेक्ट करते हैं, क्योंकि ये एडल्ट है, ये मैच्योर है, जिम्मेदारियां उठा रहे हैं। अक्सर ये लोग काम करते हैं, जॉब करते हैं, तो इनको पता है कि इनके लिए क्या सही है क्या गलत है। गोल ओरिएंटेड होते हैं। गोल ओरिएंटेड मतलब इनको पता है कि इन्हें ये चीज चाहिए, इसलिए वो लर्न कर रहे हैं। जैसे आजकल लोग अपने स्किल्स डेवलप करने के लिए कोडिंग करते हैं, आर सीख रहे हैं, पाइथन सीख रहे हैं, सीक्वल सीख रहे हैं। तो उनको पता है कि वो ये क्यों सीख रहे हैं। they as a learner they know that why they are learning this, to reach or to achieve something, to reach somewhere or to achieve something, they have a goal, they have an aim। तो बहुत प्रैक्टिकल होते हैं और गोल ओरिएंटेड होते हैं। अपने गोल को पाने के लिए वो जितना सीखना चाहिए उतना सीखते हैं, जिस चीज को नहीं सीखना चाहिए उसको नहीं सीखते, और आप उनको बेवकूफ नहीं बना सकते। ओके। तीसरा रेलेवेंस ओरिएंटेड होते हैं। जो जैसे कि मैंने कहा, जो चीजें उनके लिए फायदेमंद है, उनके एलिमेंट से रिलेवेंट है, उन्हीं चीजों पे वो फोकस करेंगे, अदरवाइज वो किसी भी एलिमेंट पे फोकस नहीं करेंगे। और अपने लर्निंग के लिए एक रीजन वो समझते हैं, वो जानते हैं कि ये मैं क्यों सीख रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं ये सीखूंगा इससे मुझे नौकरी लगेगी, नौकरी लगेगी तो मेरे घर में पैसा आएगा, पैसा आएगा तो मैं एक अच्छी जिंदगी जी पाऊंगा। सो दे हैव अ रीजन फॉर देयर लर्निंग। जैसे होता है ना कि अक्सर कॉलेज के बच्चे कहते हैं वी आर एक्सप्लोरिंग, वी आर एक्सप्लोरिंग द कोर्सेज दैट व्हाट आई वांट टू डू। तो कॉलेज के बच्चे ये बोल सकते हैं, उनको शोभा देती है। पर अडल्ट लर्नर्स जो होते हैं, यानी कि जो काम कर रहे हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, वैसे जो लर्नर्स हैं, उन वो ये सब नहीं कह सकते कि वी आर एक्सप्लोरिंग, क्योंकि उनको पता है कि वो क्यों सीख रहे हैं। वो सीख रहे हैं ताकि उनको प्रमोशन मिले, अगली नौकरी मिले। कोई इंसान अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, सीख रहा है, वो क्यों सीख रहा है? क्योंकि उसको नौकरी लगनी चाहिए। एसएसबी की तैयारी कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि उसे नौकरी चाहिए। सो दे सी अ रीजन फॉर लर्निंग। ओके। ये 10th 12th वाले बच्चे बोल सकते हैं कि वी आर एक्सप्लोरिंग, वी आर टेकिंग अ गैप ऑफ 1 ईयर, वी वांट टू डू दिस, वी वांट टू डू दैट। ओके, ऑलराइट, नो प्रॉब्लम। देन दे मस्ट बी शोन रेस्पेक्ट। अडल्ट लर्नर को आपको रेस्पेक्ट से पेश आना है। अगर आप अडल्ट लर्नर को टीच कर रहे हो, आप मजाक नहीं कर सकते उसके साथ, क्योंकि उनका तो सेल्फ एस्टीम होता है। अक्सर ज्यादातर स्टूडेंट्स जो है वो मुझसे बड़े हैं, मुझे उनसे इज्जत से पेश आना है, आना चाहिए, और मैं आता हूँ। तो दे मस्ट बी शोन रेस्पेक्ट। हैव मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड लेस टाइम टू लर्न। ये तो बहुत ही सही बात है कि इनकी जिम्मेदारियां बहुत होती है और सीखने को वक्त बहुत कम होता है। मैं खुद ऐसा एक हूँ, बहुत जिम्मेदारी और मैं बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ। जैसे मैं बहुत लैंग्वेजेस सीखना चाहता हूँ, बहुत सारे स्किल सीखना चाहता हूँ, पर समय नहीं है। ठीक है। उसके बाद प्रेफर्ड लर्निंग बाय पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन करके लर्निंग करना पसंद करते हैं, यानी कि खुद करके ये सीखना पसंद करते हैं। ओके। तो ये एडल्ट लर्नर्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। अब बढ़ते हैं हम आगे मेरे फेवरेट टॉपिक पे, एडोलेसेंट लर्नर्स पे।
एडोलेसेंट लर्नर मेरा फेवरेट टॉपिक इसलिए है क्योंकि मुझे एडोलेसेंट बच्चों को पढ़ाना बहुत पसंद है। मैं छोटे बच्चे को पढ़ाना उतना पसंद नहीं करता, पर मैं एडोलेसेंट को और एडल्ट को पढ़ाना बहुत पसंद करता हूँ। एडोलेसेंस यानी किशोर, इन्हें पढ़ाना इसीलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि चैलेंजिंग है। और चैलेंजिंग काम करना हमेशा इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि ये हमेशा आपका विरोध ही करेंगे। दे ऑलवेज अपोज यू। बगावत करने की जो बगावत करने की जो प्रवृत्ति है वो इनमें हमेशा होती है। ये घर में भी बगावत करते हैं, टीचर से भी बगावत करते हैं, समाज से भी बगावत करते हैं। ठीक है। जैसे कि मैंने कल कहा, वो हम जब कन्वेंशनल मोरालिटी पढ़ रहे थे, तो टीन वाले बच्चे ही थे ना, वो बगावत करते हैं कि नहीं मैं मर्डर नहीं कर सकता, है नो, आइडियल बनने की कोशिश करते हैं। अब जब भी आप आइडियल बनने की कोशिश करोगे, आपको समाज के साथ बगावत करना पड़ेगा। आइडियलिटी का नियम है ये। आइडियल बनने के लिए समाज के साथ बगावत करना पड़ेगा, क्योंकि समाज आइडियल नहीं है, समाज प्रैक्टिकल है। ठीक है। तो एडोलेसेंट लर्नर्स आर वेरी इंटरेस्टिंग, उनको पढ़ाना बहुत इंटरेस्टिंग है। तो देखिए, ये सर्च फॉर सेल्फ कॉन्सेप्ट और सेल्फ आइडेंटिटी, ये हमेशा एक सेल्फ आइडेंटिटी खोजते रहते हैं। क्योंकि हार्मोन हार्मोन्स शरीर में प्रवाह हो रहे होते हैं कुछ इस तरह से कि अपने आप को पहचानना, अपनी वैल्यू को वैलिडेट करवाना किसी से बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं ये। डिमांड फॉर मोर इंडिपेंडेंस, इन्हें हमेशा आज़ादी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, इसीलिए इन्हें आज़ादी चाहिए। बिकॉज दे वांट टू एक्सप्लोर, दैट्स व्हाई दे वांट आज़ादी। क्योंकि आज़ादी नहीं है तो एक्सप्लोर नहीं है। थिंक मोर अबाउट राइट वैल्यूज एंड रॉन्ग वैल्यूज, जो मैं कह रहा था, सच और गलत, ये जो ब्लैक एंड व्हाइट वाला चीज़ है ना, ये इंडिपेंडेंट और एडोलेसेंट लर्नर्स बहुत करते हैं। ये नहीं समझते कि चीज़ें ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती, ग्रे होती हैं। पर इन्हें लगता है कि चीज़ें दिस या दैट होती हैं। मैं भी जब बच्चा था तो मुझे भी ऐसे ही लगता था कि चीज़ें या तो ऐसी होंगी या तो ऐसी होंगी, राइट होंगी या तो रॉन्ग होगी। पर ऐसा रियलिटी में नहीं होता। ओके। प्रेशर इंक्रीजेस, इन पे बहुत प्रेशर रहता है, सिर्फ पढ़ाई का नहीं, और भी कई तरह का प्रेशर रहता है। जैसे अक्सर पर्सनल रिलेशंस बनते हैं इस टाइम पे, हॉर्मोन्स नो हावी होता है आप पे, दोस्त का इन्फ्लुएंस होता है। तो प्रेशर इनका हर हर तरफ से इन पे प्रेशर रहता है। कम्युनिकेट थ्रू डिफरेंट वेज, ये अलग अलग माध्यम से कम्युनिकेट करना जानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझिए। कम्युनिकेट थ्रू डिफरेंट वेज मतलब क्या? इमोशंस, इमोशंस की बात हो रही है। उनके बहुत सारे इमोशंस होते हैं, वो इमोशन के थ्रू कम्युनिकेट करना पसंद करते हैं। हालांकि इनका कम्युनिकेशन रिसीवर के एंटीना पे जाके लग रहा है कि नहीं, वो बहुत बड़ा सवाल है। अक्सर लोग एडोलेसेंट को नहीं समझना चाहते हैं, और एडोलेसेंट को हमेशा एक बहुत ही गंदे नजर से देखा जाता है समाज में, दुत्कार वाले नजर से देखा जाता है। अक्सर समाज में जो अंकल आंटियां हैं वो इस तरह से बिहेव करते हैं एडोलेसेंट के साथ। अगर वो किसी बच्चे को देख लेंगे कि सिगरेट पी रहा है, तो एक जजमेंट बना लेते हैं कि ये बच्चा बिगड़ चुका है। जबकि रिस्पॉन्सिबिलिटी समाज की ये होनी चाहिए कि उस बच्चे को जाके बोले कि ये गलत है। पर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी समाज नहीं लेना चाहती, समाज जज करना चाहती है। और इसी वजह से वो अलग अलग थ्रू कम्युनिकेट करते हैं एडोलेसेंट, पर उनका कम्युनिकेशन रीच आउट नहीं हो पाता। ठीक है। इसके बाद सोशलाइजेशन इज अफेक्टेड, अगेन द सेम रूल। अगर सोसाइटी इतना जज करेगी तो सोशलाइजेशन करने में तो प्रॉब्लम होगा ही। बाहर निकलने में उनको मतलब हिचकिचाहट होगी। क्यों? क्योंकि उन्हें लगेगा कि कोई मिल गया, फिर वो मुझे जज करेगा, फिर वो मुझे चार बातें सुनाएगा। इसलिए सोशलाइजेशन अफेक्टेड होती है। ये अपने कोर फ्रेंड ग्रुप्स में रहना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो कोर फ्रेंड ग्रुप है, ये इनके अकॉर्डिंग बातें करता है। इन्हें जो चीजें पसंद है वही बातें वो कर रहा है, वैलिडेट भी कर रहा है। तो इसलिए कोर फ्रेंड ग्रुप में रहना ये पसंद करते हैं। ठीक है। स्पेंड मोर टाइम विद फ्रेंड्स, वही बात आ गई, इसको हम हेमोफीली कहते हैं, जब आप दोस्तों में बहुत ज्यादा वक्त बिताएं। और दोस्तों में बहुत ज्यादा वक्त बिताने का मेन रीजन यही है कि वहां पे उनको वैलिडेशन मिलता है, इसीलिए दोस्तों के साथ वक्त बिताते हैं। बैलेंस बिटवीन ईगो एंड इड गेट्स अपसेट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ईगो एंड इड के बीच का जो बैलेंस है, ये इनका हमेशा डिस्टर्ब रहता है। अब ये ईगो और इड क्या होता है, इसको समझने के लिए ईगो, सुपर ईगो समझना पड़ेगा, और इड समझना पड़ेगा ऑफ कोर्स। देखिए, हर इंसान का जो दिमाग है, ये जो इमेजिनेशन है, ये जो थॉट प्रोसेस है, उसमें अलग अलग फेजेस होते हैं, अलग अलग मतलब कह सकते हैं वर्जन्स होते हैं। हमारे दिमाग का जो इड वर्जन है, ये हमारे दिमाग का, ये साइकोलॉजी का एक टॉपिक है, ठीक है, मनोविज्ञान का। हमारे दिमाग में जो इड वर्जन है वो एक तरह से सोचता है, और सुपर ईगो दूसरी तरह से सोचता है।
जो इड वर्जन है वो हमारा अनकॉन्शियस वर्जन है, अनकॉन्शियस। और सुपर ईगो जो है वो हमारा आइडियल वर्जन है। इसको एक एग्जांपल समझाता हूँ। मान लीजिए एक टीन है, टीन बच्चा है, उसको उसके दोस्त ने ऑफर किया कि चलो सिगरेट पियो, एक कश लेके देखो। अब उसके हाथ में सिगरेट है, वो चाह रहा है कि कश लूं। तो उसके दिमाग का जो एक हिस्सा है वो ये कह रहा है कि एक कश ले लो, यही तो उम्र है एक्सप्लोर करने की, एक कश तो ले ही लो। सब ले रहे हैं, तुम भी लो, क्या दिक्कत है? क्यों? क्योंकि ये उसका सेल्फिश एस्पेक्ट है, उसके दिमाग का सेल्फिश या अनकॉन्शियस एस्पेक्ट है जो उसको ये काम करने को कह रहा है कि चलो ट्राई करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, यही तो उम्र है। क्यों माँ बाप के पीछे दिमाग लगा रहे हो? माँ बाप तो हमेशा गलत ही कहते हैं, हमारा बुरा ही चाहते हैं, चलो एक कश लेके देखो। ये उसका इड कह रहा है। सुपर ईगो उसका वो एस्पेक्ट है जो उसको बचपन से बताया गया है, जो उसके दिमाग में इनकलकेट किया गया है बाय पेरेंट्स एंड बाय सोसाइटी। वो एस्पेक्ट कह रहा है कि नहीं, सिगरेट नहीं पीते। क्योंकि बचपन से घर में सुना है, परिवार में सुना है, समाज में सुना है, सब कह रहे हैं कि अरे यार वो शर्मा जी का लड़का, उसको तो मैंने देखा सिगरेट पीते हुए, एकदम हाथ से निकल गया, आवारा हो गया। वो शर्मा जी की लड़की को मैंने देखा था, सिगरेट खरीद रही थी, हाथ से निकल गई है। तो ये जो चीजें उसने 10 12 15 सालों में जो अपने दिमाग में बैठाई हैं, समाज ने जो बैठाया है, माँ बाप ने जो बैठाया है, सोसाइटी ने जो बैठाया है, फैमिली ने जो बैठाया है, दोस्तों ने जो बैठाया है, ये चीजें भी उनके दिमाग में हावी है। तो एक एस्पेक्ट उसे कह रहा है कि सिगरेट पियो, और एक एस्पेक्ट कह रहा है कि नहीं, इसे नहीं पीना चाहिए क्योंकि ये गलत है। क्योंकि सिगरेट पीने वाले बच्चे समाज से कट जाते हैं, समाज उनको इज्जत नहीं देता, समाज उनको दुरदुरा के बिहेव करता है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट है सुपर ईगो में और इड में। एक कह रहा है करो, एक कह रहा है नहीं करो। जो कह रहा है करो वो सेल्फिश पार्ट है, और जो कह रहा है मत करो वो एथिकल पार्ट है। अब इंसान जो डिसीजन लेता है वो ईगो और सुपर ईगो के बीच एक बैलेंस बना के डिसीजन लेता है, और उस बैलेंस का नाम है ईगो। सॉरी, मैंने उल्टा कहा, इड और सुपर ईगो के बीच एक बैलेंस बना के डिसीजन लेता है, और उस बैलेंस पॉइंट का नाम ईगो है। तो एक तरफ इड है जो कह रहा है करो भाई, और एक तरफ सुपर ईगो है जो कह रहा है मत करो। इनके बीच एक पॉइंट बनेगा ईगो। ये रियलिटी है, ईगो इज रियलिटी। ईगो रियलिटी है जो आप एक्चुअली करते हो। तो टीन्स में, एडोलेसेंट में, ये ईगो और इड के बीच का जो बैलेंस है वो बहुत गड़बड़ा हो जाता है, बहुत अपसेट रहता है। क्योंकि डिसीजन मेकिंग ये नहीं कर पाते बेचारे। और अफसोस हमारा समाज ऐसा है कि कोई है नहीं जिनको समझ सके। ना टीचर समझते हैं, ना माँ बाप समझते हैं, ना समाज समझता है। अब सारे टीचर्स तो जीतू भैया और डीसी सर हो नहीं सकते, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। सेल्फ कॉन्शियसनेस अबाउट फिजिकल अपीयरेंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो लर्नर्स है ना, इनको अपने फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर बहुत ही ज्यादा ध्यान देते हैं, इसलिए पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाते। क्लास में बैठे हुए अक्सर आईना देख लिए, बाल ठीक कर रहे हैं, मैं ठीक लग रहा हूँ कि नहीं, कॉलर ठीक कर लिया। लड़कियां ज्यादा, लड़कियों पे ज्यादा है ये, हमेशा अपने आप को देखते रहेंगी, संवारती रहेंगी, आईने पे 25 मरतबा देखेंगी कि कहीं मैं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, सब ठीक है ना। एक पिंपल निकल आएंगे, परेशान हो जाएंगे कि हाय हाय ये क्या आ गया, जबकि बहुत ही नॉर्मल चीजें हैं। क्योंकि ये फिजिकल अपीयरेंस पे इतना ध्यान इसलिए देते हैं क्योंकि इन्हें वैलिडेशन चाहिए, इन्हें स्मार्ट बनने का, हैंडसम बनने का, कूल बनने का, सुंदर बनने का एक वैलिडेशन चाहिए, इसलिए ऐसे होते हैं। इनकी गलती नहीं है, ये उम्र ही वैसा होता है। तो जो एडल्ट सॉरी एडोलेसेंट लर्नर्स को पढ़ा रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो इन चीजों का ख्याल रखे और इस अकॉर्डिंग उनको पढ़ाए, उन्हें समझ के पढ़ाए, उन्हें थोप के ना पढ़ाए। तो आई होप आपको एडोलेसेंट लर्नर और एडल्ट लर्नर्स के बारे में चीजें समझ में आ गई होंगी। आज का क्लास में यहीं तक रखना चाहूंगा, वरना ये लेक्चर बेकार में बहुत बड़ा हो जाएगा। और जैसे कि मैंने वादा किया था, छोटे छोटे लेक्चर्स बनाऊंगा आपके लिए, ज्यादा आसान होगी उसको रिवाइज करना। तो अगर आपको ये समझ में आया, ये कॉन्सेप्ट, ये टॉपिक अगर अच्छे से रिवाइज हो गया, तो प्लीज कमेंट में बताइए कि यस वी लाइक दिस, एंड इफ यू नीड एनीथिंग एल्स वो भी मेंशन करिए। और अगर आपको एडल्ट लर्नर्स या किसी भी टाइप ऑफ लर्नर्स के बारे में कोई भी सवाल पूछना है, कमेंट बॉक्स में डालिए। और जैसे कि मैं कहता हूँ, अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ फॉर द रिवीजन, अंटिल वी हैव द UGC NET 2025 December, sorry 2024 December exam which is being conducted in 2025 January. Or please like this video, share it with your friends, hit the bell icon by subscribing, and do comment here. Thank you so much. Have a very good day ahead, and I wish you all the very best. Bye bye. Take care.